Hello, I am Seema and welcome to the Hindi version of part 30 of the chapter Organic Chemistry, Some Basic Principles and Techniques. हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स कोवेलेंट बॉन्ड्स पे इन पे डिस्कशन कर रहे थे पिछले कुछ वीडियोस से, और हमने जो अलग अलग इफेक्ट्स डिस्कस किए हैं वो है इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और मैंने आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट के बीच में फर्क भी बताया था ताकि उन दोनों को समझना आपके लिए आसान हो जाए। इस वीडियो में मैं आपको हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बारे में बताने वाली हूँ। मैंने आपको बताया था कि इफेक्ट जो भी है, चाहे वो इन चारों में से कोई भी इफेक्ट हो, या तो ये परमानेंट इफेक्ट होता है या ये टेम्पररी इफेक्ट होता है। एक परमानेंट इफेक्ट तब होता है जब कोई भी स्पीशी, कोई एटम या ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रेजेंट है, सबस्ट्रेट के अंदर ही प्रेजेंट है, जिसके कारण ये इफेक्ट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से हिल रहे हैं। और क्योंकि वो मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रेजेंट है तो वो कहीं जाने वाला नहीं है, तो इसलिए ऐसा इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर जो इफेक्ट कर रहा है वो सब्स्टिट्यूएंट या एटम वो अटैकिंग रीजन में प्रेजेंट है जो मॉलिक्यूल के अंदर नहीं है, तो जितनी देर अटैकिंग रीजन नजदीक आएगा उतनी देर वो इफेक्ट रहेगा। जब वो अटैकिंग रीजन चला जाएगा तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो ऐसा इफेक्ट जो होगा वो टेम्पररी इफेक्ट होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन एक परमानेंट इफेक्ट है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि जो भी इस इफेक्ट को कर रहा है वो मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रेजेंट है, और क्योंकि वो मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रेजेंट है वो कहीं जाने वाला नहीं है, वो वहीं रहेगा और वो इफेक्ट उसमें हमेशा रहेगा, इसलिए वो एक परमानेंट इफेक्ट है। अब ये हमने समझ लिया। अगला पॉइंट कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से हिलते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जब डीलोकलाइज होते हैं, हमने रेजोनेंस में भी देखा था कि जो डीलोकलाइजेशन हुई इलेक्ट्रॉन्स की, कि इलेक्ट्रॉन्स पूरे मॉलिक्यूल में डांस कर रहे हैं, उससे क्या हुआ कि जो चार्ज था वो डिस्पर्स हो गया, वो जगह जगह पर हिलने लग गया। और क्योंकि चार्ज डिस्पर्स हो गया तो उससे स्टेबिलिटी आई मॉलिक्यूल में, और उसको हम रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। याद है आपको? अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं इनकरेज करूंगी कि अब आप वो, जहां मैंने आपको रेजोनेंस इफेक्ट समझाया था, वो वीडियो जरूर देखें। तो हम ये समझते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से हिलते हैं और चार्जेस जो हैं एक जगह पर न रह के हिलने लग जाते हैं मॉलिक्यूल में, तो वो मॉलिक्यूल को स्टेबलाइजेशन देते हैं। इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से हिलते हैं, तो इससे भी मॉलिक्यूल को स्टेबलाइजेशन, स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल को स्टेबलाइजेशन देते हैं या स्टेबल बनाते हैं। तो अब हम पढ़ें इसको कि ये क्या है इफेक्ट। ये एक परमानेंट इफेक्ट है। इट इज अ जनरल स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शन। ये एक ऐसा इंटरैक्शन है जो स्टेबिलिटी देगा। स्टेबिलिटी क्यों होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी जगह से हिलेंगे, चार्जेस अपनी जगह से मूव करेंगे। It involves the delocalization of sigma electrons of CH bond. आपको रेजोनेंस में याद है कि हमने बोला था कि रेजोनेंस में एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मॉलिक्यूल में। और जब ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं मॉलिक्यूल में, तो क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड होता है वो अगले एटम के डबल बॉन्ड, अब जैसे ये कार्बन इसके साथ, इस दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, अगले कार्बन के साथ ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन अगला कार्बन अगले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। तो इसका मतलब एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड। अब इलेक्ट्रॉन्स इस डबल बॉन्ड के इधर आकर बॉन्ड बना लेते हैं जहां पर सिंगल बॉन्ड था, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बन गया, तो ये जो डबल बॉन्ड था ये अनस्टेबल हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड इधर जाकर अगली तरफ जाके बॉन्ड बना लेता है। तो इस तरह से जो बॉन्ड है वो पुश होते जाते हैं और वो बॉन्ड मूव। और बॉन्ड होता क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से पुश हुए और वो आगे 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 उन्होंने मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स पुश करने शुरू कर दिए, जिससे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स पूरे मॉलिक्यूल में डांस कर रहे हैं, और वो जो होता है वो रेजोनेंस होता है। ये एक तरह से उससे मिलता जुलता है, लेकिन इसमें फर्क है। रेजोनेंस में हमने समझा था कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ वही मूव करते हैं। इस केस में पाई इलेक्ट्रॉन्स ना मूव करके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। एक मिथाइल ग्रुप में जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड में 4 ऑर्बिटल्स होंगे। sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल्स, तो 4 ऑर्बिटल्स होंगे। एक बॉन्ड तो उसने कार्बन के साथ बनाया और 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने 3 हाइड्रोजन्स के साथ अपना अपना सिग्मा बॉन्ड बनाया। चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड से।
अब ये सिंगल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट कार्बन में या तो अगर कोई खाली ऑर्बिटल हो जैसे कार्बोकेटायन में होता है, या फिर कोई उसमें ये वाला कार्बन अनसैचुरेटेड हो, इसमें डबल बॉन्ड हो, एल्कीन जैसे ये प्रोपीन हो, अगर इस कार्बन में डबल बॉन्ड है या इस कार्बन में एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो ये सिग्मा ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक तरह से पार्शियल नकली सी कॉन्जुगेशन बना लेते हैं। और ये जो पार्शियल आधी सी कॉन्जुगेशन होती है इस डबल बॉन्ड के साथ या एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ, उससे क्या होता है कि ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी जगह से इस एम्प्टी ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उसकी जगह आ जाते हैं या एक डबल बॉन्ड बना देते हैं, और एक तरह की अजीब सी रेजोनेंस शुरू हो जाती है। लेकिन वो रेजोनेंस जो होती है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण नहीं होती, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, और इसको हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। इस टाइप की जो पार्शियल कॉन्जुगेशन हुई और इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से मूव कर गया और उसने वहां पर जाकर एक नया बॉन्ड बना दिया, उसको हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। It involves the delocalization of sigma electrons of the CH bond of the alkyl group. इस alkyl group के CH bond के sigma electrons अपनी जगह से मूव किए हैं of the unsaturated to an atom of unsaturated system, एक ऐसे कार्बन के साथ जाके कॉन्जुगेट हो जाता है या मूव कर जाता है जो अनसैचुरेटेड है, या तो उस पर डबल बॉन्ड है या फिर उसमें एम्प्टी ऑर्बिटल है जैसे कार्बोकेटायन में होता है। अनसैचुरेटेड सिस्टम और टू एन एटम विद एन अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल जो एम्प्टी है, जो शेयर नहीं हुआ, ऐसे केस में ये जो है ये कॉन्जुगेशन हो जाएगी। ये एक ऑर्बिटल डायग्राम है ये वाला जो आपको दिखा रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन इथाइल कार्बोकेटायन में। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से हिल गए और पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव किया, अभी पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव किया यहां समझाऊंगी, इसलिए क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है इसमें, इसलिए ये स्टेबलाइजेशन करता है, ये स्टेबिलिटी देता है मॉलिक्यूल को, इसलिए ये कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा, एंड इसीलिए इसे हम एक स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शन बोलते हैं कि ये मॉलिक्यूल को या आयन को स्टेबिलिटी देता है। It stabilizes the carbocation because electron density from the sigma bond helps to disperse the positive charge. ये क्यों स्टेबिलिटी देता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के हिले वो पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स फैला देने में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं अब ये हम देखते हैं। कार्बोकेटायन में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। अब ये मिथाइल ग्रुप में 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है। अब ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स 3 हाइड्रोजन्स के साथ है, तो ये तीनों हाइड्रोजन्स में से कोई भी हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकता है। तो अगर इस सिग्मा बॉन्ड से हाइपर कॉन्जुगेशन हुई तो ये जो इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहां आकर उन्होंने इन दोनों कार्बन्स के बीच में बॉन्ड बना दिया, तो यहां डबल बॉन्ड बन गया। और ये जो हाइड्रोजन है क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज हो गया और इसने हाइपर कॉन्जुगेशन कर दी। अब जैसे ही इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का मिल गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो गया, क्योंकि अब ये पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, न्यूट्रल हो गया। तो ये कार्बन तो न्यूट्रल हो गया, डबल बॉन्ड यहां आ गया, ये हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज हुआ। लेकिन यहां पर रेजोनेंस से अलग क्या है कि ये हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज तो हुआ लेकिन इसका कोई बॉन्ड ही नहीं है मॉलिक्यूल के साथ, ये मॉलिक्यूल के साथ बाउंड ही नहीं है, देयर इज नो बॉन्ड। और रेजोनेंस में ऐसा नहीं होता, रेजोनेंस में तो पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, सेकंड बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जिसका जो सिग्मा बॉन्ड्स है वो अपनी अपनी जगह पर रहते हैं, और तो स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का वैसा ही रहता है। यहां पर ये हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज हो गया लेकिन ये हाइड्रोजन बाउंड नहीं है मॉलिक्यूल के साथ। अब यही पॉसिबिलिटी, अगर ये हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेट ना होता तो ये भी हो सकता था। इस दूसरे कैनोनिकल फॉर्म में ये हाइड्रोजन हुआ है हाइपर कॉन्जुगेट, तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया, ये ऐसे ही रहे, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज चला गया, इसलिए ये स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखेगा। अगर ये हाइड्रोजन होता तो ये पॉजिटिव चार्ज आपको यहां दिखता। तो अब क्योंकि इतने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज कभी कार्बन पे, कभी इस हाइड्रोजन पे, कभी इस हाइड्रोजन पे, कभी इस हाइड्रोजन पे मूव कर रहा है। और क्योंकि वो मूव कर रहा है, जब भी पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो गया, एक जगह पे लोकेटेड नहीं है, एक जगह पे बंधा हुआ नहीं है, मूव कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो ऐसे में स्टेबिलिटी मिलती है। ये कॉज है स्टेबिलिटी का।
तो इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन से मॉलिक्यूल को स्टेबलाइजेशन होती है या वो स्टेबल होता है। मान लो कि अगर इन हाइड्रोजन्स की जगह पे भी मिथाइल ग्रुप्स ही होते, अगर इस कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन ना होके यहाँ एक और मिथाइल ग्रुप होता, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप होता, तो क्या होता? तो उन मिथाइल ग्रुप्स के जो 3-3 हाइड्रोजन्स हैं वो भी हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते। तो यहाँ पे हमें कितने स्ट्रक्चर्स मिले? 1 2 3, एक बार ये हाइड्रोजन, एक बार ये हाइड्रोजन, एक बार ये हाइड्रोजन, है ना, 1 2 3। तो अगर ये भी मिथाइल ग्रुप होता तो फिर 3 तो ये होते, फिर उसके 3 हाइड्रोजन, हमें 6 स्ट्रक्चर मिलते। अगर ये भी मिथाइल ग्रुप होता तो फिर हमें 9 स्ट्रक्चर्स मिल जाते हाइपर कॉन्जुगेशन के। और जितने ज्यादा स्ट्रक्चर्स मिलते रहेंगे उतने ही स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट करेंगे स्टेबिलिटी में, और इसलिए जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो और भी कम, और भी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, इसलिए उसकी एनर्जी और कम होती जाएगी मॉलिक्यूल की। तो इसलिए जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप्स हों उतना हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, और जितना हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी। तो अब हम यहाँ क्या पढ़ते हैं कि ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे ग्रेटर विल बी द हाइपर कॉन्जुगेशन, उतनी ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, और उस उतनी ही ज्यादा, जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगी उतनी ही ज्यादा स्टेबलाइजेशन होगी कैटायन की। तो उससे हम क्या समझते हैं कि अगर ये टर्शरी कार्बोकैटायन होता, मतलब इस कार्बन के साथ ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये तीनों मिथाइल ग्रुप होते हैं, CH3 C CH3 CH3, तो ये इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती। क्यों? क्योंकि इसमें 9 हाइड्रोजन्स हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहे हैं। इस केस में अगर सेकेंडरी होता तो इसमें सिर्फ 6 होते, 2 मिथाइल ग्रुप है तो 3 इसके और 3 दूसरे मिथाइल ग्रुप के, तो ये 6 हाइड्रोजन्स हैं, और 1 हाइड्रोजन ये तो दिखाएगा नहीं हाइपर कॉन्जुगेशन क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है कार्बन के साथ। लेकिन अगर उस कार्बन के साथ एक और कार्बन होता, उसमें हाइड्रोजन होते, तो उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होती। तो सबसे ज्यादा टर्शरी कार्बोकैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, और इसलिए इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी। ये उससे कम स्टेबल होगा, ये उससे भी कम होगा, और मिथाइल सबसे कम होगा, राइट? तो ये है स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण इन कैटायंस की। हाइपर कॉन्जुगेशन एल्कीन्स और एल्काइंस, एल्काइल एरीन्स में भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हम पॉजिटिवली चार्ज, मतलब एक एमटीपी ऑर्बिटल ले रहे हैं। अगर एमटीपी ऑर्बिटल ना होकर पाई बॉन्ड वाला ऑर्बिटल होता तो भी ये कॉन्जुगेशन पॉसिबल थी, तो भी ये इलेक्ट्रॉन्स पाई वाले बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेट करके वहां आ सकते थे, और वो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स पुश हो जाते अगले कार्बन को, राइट? तो ये पॉसिबिलिटी भी है। इसलिए जैसे प्रोपीन है, प्रोपीन में भी ये हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकती है कि ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक ऐसे डबल बॉन्ड बनाने वाले ऑर्बिटल के साथ हाइपर कॉन्जुगेट हो जाते हैं और वो वहां मूव कर सकते हैं। तो प्रोपीन में हाइपर कॉन्जुगेशन आपको ऐसे दिखेगी। अब हमने रेजोनेंस में देखा था कि जो जैसे हमने कैनोनिकल फॉर्म्स बनाए थे रेजोनेंस में, बिल्कुल वैसे ही हमने हाइपर कॉन्जुगेशन में भी कैनोनिकल फॉर्म्स बनाए, यहां पर आपने देखा। तो ये एक तरह की रेजोनेंस है, लेकिन ये रेजोनेंस से अलग कैसे है? एक तो ये कि रेजोनेंस में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं, और दूसरी बात ये कि रेजोनेंस में जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड्स वो इफेक्ट नहीं होते। यहां पे जो एटम हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है उसका बॉन्ड खत्म हो जाता है मॉलिक्यूल से, देयर इज नो बॉन्ड, इसलिए इसको हम एक स्पेशल नेम देते हैं जो है नो बॉन्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस तो है, एक अलग तरह की रेजोनेंस है जहां पे जो एटम रेजोनेंस दिखा रहा है वो उसका बॉन्ड ही नहीं है मॉलिक्यूल के साथ, वो उसका बॉन्ड मॉलिक्यूल से टूट जाता है, तो इसलिए हम उसे नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं कि रेजोनेंस हो रही है लेकिन उसके साथ एक बॉन्ड गायब हो रहा है एक एटम के साथ। अब एग्जांपल लो, प्रोपीन का एग्जांपल है। प्रोपीन में ये मिथाइल ग्रुप है, ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब अगर एक इनमें से एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड यहां बना देता है तो ये डबल बॉन्ड क्या करेगा? ये डबल बॉन्ड जो है ये अगले कार्बन की तरफ चला जाएगा और वहां पर एक नेगेटिव चार्ज दे देगा, ठीक है? अब अगर मान लो कि इस हाइड्रोजन ने पार्टिसिपेट किया, इस वाले ने, तो अगर इसने पार्टिसिपेट किया, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहां आके डबल बॉन्ड बना दिया और इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे आ गए, उन्होंने यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देके नेगेटिवली चार्ज हो गया ये कार्बन, और ये जो है H पॉजिटिव यहां हो गया और डबल बॉन्ड यहां आ गया। हमने मॉलिक्यूल में दोनों चार्जेस देखे,
और जब चार्जेस देखे, अगला कैनोनिकल फॉर्म क्या होगा, मानो कि ये हाइड्रोजन ना होकर इस हाइड्रोजन ने पार्टिसिपेट किया होता तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, नो बॉन्ड। आप देख रहे हो जो बनाता है पॉजिटिवली चार्ज, जो हाइपर कॉन्जुगेशन करता है, उसके बीच में और कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं होता, तो यहां पे बॉन्ड अब नहीं है और ये कार्बन नेगेटिवली चार्ज हो गया, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। और फिर इस केस में अगर इस हाइड्रोजन ने हाइपर कॉन्जुगेट किया होता तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, नो बॉन्ड है, और बाकी मॉलिक्यूल वैसे का वैसा है। तो हम देखते हैं कि हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल जैसे रेजोनेंस में मिलते थे, लेकिन इस रेजोनेंस में बॉन्ड नहीं होता। जो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है एटम, उसके साथ मॉलिक्यूल का बॉन्ड नहीं होता, इसलिए हम इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं, राइट। तो ये था हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसके साथ अब हमने सारे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स खत्म कर लिए, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को अब वाइंड अप करती हूँ। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी तो थम्स अप दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, हेल्प कीजिए कि वो भी इस चैनल से पढ़ सकें, और वापस आते रहिए बार बार मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।